Hello guys, welcome back to another video. In this video, we will try to understand the evolution of US foreign policy. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ब्रीफ में यूएस फॉरेन पॉलिसी का जो इवोल्यूशन है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यूएस फॉरेन पॉलिसी का जो इवोल्यूशन है उसको हम लोग कंट्री का जो फाउंडिंग है उस समय में जाके ट्रेस कर सकते हैं जब कंट्री सबसे पहले फाउंड हुआ था, है ना, 17वीं सेंचुरी में। तो जब यूएस फॉरेन पॉलिसी अब का बात करता है तो इनिशियली जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है वो जिस पॉलिसी को उन्होंने अडॉप्ट किया था उसको हम लोग पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशनिज्म इन इंटरनेशनल अफेयर्स कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं और उन्होंने न्यूट्रलिटी को क्यों चुना या फिर नॉन इंटरवेंशनिज्म को क्यों चुना इंटरनेशनल अफेयर्स में? ऑब्वियस रीजन ये था कि उस समय ब्रिटिश एम्पायर वाज द माइटीएस्ट वन, है ना। आपने सबने सुना होगा द सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। और यूरोपियन पावर एट दैट टाइम वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज एट दैट टाइम। तो इसलिए उसने शुरू शुरू में न्यूट्रलिटी को चूज किया। बट ओवर द टाइम यूएस फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व होता रहा है इन रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस एंड इमर्जिंग थ्रेट टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी। यूएस नेशनल सिक्योरिटी और यूएस नेशनल इंटरेस्ट का जब हम बात करेगा तो आई रिमेम्बर वन ऑफ माय प्रोफेसर यूज्ड टू से दैट Americans, my dear friends, are Americans. They have no friends, no permanent friends and no permanent enemies in international relation. They have only their national interest and national security. हाँ? उनके पास कोई परमानेंट फ्रेंड, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में। वो बस अपना नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेके चलता है। सो ये कुछ स्टेप्स है, कुछ की स्टेजेस है यूएस फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन को लेके। सबसे पहला क्या है? आइसोलेशनलिज्म। 1789 से लेके 1898 तक जो फॉरेन पॉलिसी चलता है यूएस में उसको हम लोग आइसोलेशनलिज्म कहते हैं। इन द अर्ली ईयर यूएस ने जो फोकस रखा वो क्या में था? यूएस का जो मेन फोकस वाज ऑन कंसोलिडेटिंग इट्स ओन बॉर्डर्स, अपना खुद का बॉर्डर को कंसोलिडेट करना और इकोनॉमी को बिल्ड करना, इस पे उसने कंसंट्रेट किया। तो आप जॉर्ज वाशिंगटन का जो फेयरवेल स्पीच है, फेयरवेल एड्रेस है, उसको आप सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था, क्लियरली उसने कंट्री को वार्न किया था कि वी विल नॉट बी, वी आर अगेंस्ट इंटेंगलिंग अलायंसेस। हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलायंसेस करने के लिए अभी रेडी नहीं है, वी आर अगेंस्ट इट। एंड ही ऑल्सो अर्ज द कंट्री टू अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेन कन्फ्लिक्ट। जितना भी फॉरेन कन्फ्लिक्ट उस बीच चल रहा था, अगर आप बात करेगा यूरोप में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था बैलेंस ऑफ पावर को लेके, उसमें वो उस कन्फ्लिक्ट में वो कभी इंगेज नहीं हुआ, कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये पॉलिसी को आप लेके चल रहा था, आइसोलेशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आइसोलेटेड रहा हो ना। बट ये जो पॉलिसी है ये इसका थोड़ा सा नोटेबल एक्सेप्शन आपको तब दिखाई देगा जब मुनरो डॉक्ट्रिन आता है 1823 में। 1823 में जो मुनरो डॉक्ट्रिन आता है उसमें क्या होता है? अंडर मुनरो डॉक्ट्रिन यूएस सिंपली यूरोपियन पावर्स को कहता है कि कीप योर नोज अवे फ्रॉम आवर लैंड ना। वो उनको वार्न करता है कि देयर शुड नॉट बी एनी फर्दर कॉलोनाइजेशन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको लेके वो यूएस जो है वो क्लियरली वार्निंग देता है यूरोपियन पावर को कि आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और कॉलोनाइजेशन नहीं करेगा। और इसी बीच में आपको दिखाई मिलेगा कि यूएस जो है कुछ कुछ एरिया से, है ना, टेक्सास, हवाई, ये सबको एनेक्स किया है। एंड they were also involved in engaged in conflict with Native American tribes and Mexico. तो सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज है एक्सपांशनिज्म का। 1898 से लेकर 1918 तक जो पॉलिसी चलता है उसको हम पॉलिसी ऑफ एक्सपांशनिज्म कहते हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी में। इस बीच में यूएस ग्लोबल पावर का तरह इमर्ज होके आया और आपको वहां दिखाई देगा कि यूएस बहुत सारा वार में भी था, जैसे कि स्पेनिश अमेरिकन वार ऑफ 1898। एंड उस बीच यूएस ने बहुत सारा एरिया को एक्वायर किया था, पुर्टो रिको, गुआम एंड फिलीपींस को उसने एक्वायर किया था। और आपका हवाई और अमेरिकन समोआ को भी कंट्रोल में लिया था। इसी बीच यूएस एक जो फॉरेन पॉलिसी लेके आता है, जब प्रेसिडेंट थ्योडोर रूजवेल्ट वहाँ का प्रेसिडेंट होता है यूएस का, उस समय वो जो फॉरेन पॉलिसी लेके आता है उसको कहते हैं हम लोग बिग स्टिक पॉलिसी। अंडर दैट पॉलिसी यूएस एम्फसाइज ऑन मिलिट्री पावर एंड इंटरवेंशन इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। और इसी बीच में जब वर्ल्ड वार 1 होता है उसमें भी यूएस एक की रोल प्ले करता है। एंड उस बीच जब वुड्रो विल्सन वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, ही sought to promote democracy and rule of law around the world through creation of League of Nations. But irony was this,
कि भले ही ये जो लीग ऑफ नेशन है उसको बना के वुड्रो विल्सन ट्राई कर रहा था वर्ल्ड में पीस लाने के लिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन यूएस ऑफिशियली कभी लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंट कोई भी ट्रीटी को साइन करके आता है तो उसको सीनेट हमेशा उसको अप्रूव करना पड़ता है, तो सीनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया, सीनेट ने उसे रेटिफाई नहीं किया, इसलिए यूएस कभी लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं कर पाया। थर्ड स्टेज इज द कंटेनमेंट। 1947 से लेकर 1991 का बीच में जो फॉरेन पॉलिसी यूएस का चलता है उसको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट कहते हैं, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूएस जब एक वर्ल्ड पावर का तरफ उभर के आया, उस बीच सोवियत यूनियन भी एक ग्लोबल पावर था, तो दोनों का आइडियोलॉजी का वार छिड़ गया वहां पे ड्यूरिंग दिस कॉल वार पीरियड। ये जो कॉल वार पीरियड है इसी बीच आपको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट दिखाई देगा, क्योंकि यूएस वाज ट्राइंग थ्रू इट्स वेरियस फॉरेन पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज की जो इन्फ्लुएंस है सोवियत यूनियन का, जो स्प्रेड कम्युनिज्म है, सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म को स्प्रेड कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना, उस पर उसका कंसंट्रेशन था। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यूएस बहुत सारा मिलिट्री एंगेजमेंट भी किया है, आपको कोरियन वार दिखाई देगा, है ना, 1950s में जो कोरियन वार हुआ था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो वार हुआ था वो भी इसी को लेके हुआ था। नॉर्थ कोरिया को ऑब्वियसली यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था एंड साउथ कोरिया को यूएस सपोर्ट कर रहा था, है ना, तो कोरियन वार है, वियतनाम वार है। और इसी बीच कंटेनमेंट और कम्युनिज्म को लेके ही यूएस बहुत सारा कंट्रीज का साथ बहुत सारा अलायंस भी फॉर्म करता है, उसी में से जो इंपॉर्टेंट है नाटो हो गया, सीटो हो गया, सैंटो हो गया, ना, ये सब आपका पॉलिसी सब कंटेनमेंट में ही आता है। एंड नेक्स्ट स्टेज, थर्ड फोर्थ स्टेज इज द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड 1991 से लेके अभी तक, तो विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन यूएस एक सोल सुपर पावर रह गया उसमें। आप फ्रांसिस फुकुयामा का जो बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसमें क्लियरली फुकुयामा कहता है कि विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल वार खत्म हो गया और हिस्ट्री ही खत्म हो गया, एंड द लास्ट मैन कौन था? यूएस बच गया। तो यूएस का जो आपका आइडियोलॉजिकल पावर है, आइडियोलॉजी है आपका, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, वो सबको वो प्रमोट करने में लग गया यूएस से, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं। और पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में बहुत सारा मिलिट्री इंटरवेंशन भी किया है यूएस, जिसमें आपका पर्शियन गल्फ, अफगानिस्तान, इराक में मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ है। जब उसके ऊपर यूएस के ऊपर खुद टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसमें वार अगेंस्ट टेररिज्म एक पॉलिसी लेके आया। फिर एक नया पॉलिसी वो लेके आया था जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, जिसमें यूएस क्या किया है, ऐसा सारा कंट्री सीरिया एंड ऑल जहाँ पे अपना खुद का कंट्री में सिटीजन्स, वहाँ का सिटीजन्स का राइट्स को जब एक्सप्लॉइट कर रहा था, वायलेट कर रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे नहीं है, तो क्या किया वो डेमोक्रेसी को वहाँ बचाने के लिए, ह्यूमन राइट को वहाँ बचाने के लिए वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन भी किया है। एंड थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूएनओ, वो वर्ल्ड में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने का कोशिश भी किया है। तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो इन कंक्लूजन हम लोग क्या कह सकता है, इन कंक्लूजन हम लोग यही कह सकता है कि जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है वो कंट्री का जो चेंजिंग रोल है वर्ल्ड में और शिफ्टिंग ग्लोबल लैंडस्केप का साथ साथ समय का साथ साथ जो चेंज आया है, उस तरह से उसने अपना फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है। हाँ, इट हैज बीन अ मिक्सचर ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उसका जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको लेके। तो वही बात है ना, यूएस का कोई परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी है ही नहीं, वो बस अपना नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को लेके ही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो